हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे स्वागत है। स्कैरी स्टोरी आदित्य रॉय। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, इस कहानी का नाम है भूतिया तालाब, एक जिन की ख्वाहिश। तो चलिए इस कहानी की ओर बढ़ते हैं। यह कहानी है सूरजपुर जिले की एक गांव पूरा ही, जहां नूपुर नाम की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की रहती थी। 14 वर्ष के होते तक वह ऊंचे कद काठी की वजह से उम्र से अधिक बड़ी दिखने लगी थी और गौरवर्ण लंबे काले केस की वजह से वह बहुत ही खूबसूरत लगती थी। जितना सुंदर सूरत उतनी ही सुंदर सीरत भी थी। मधुर व्यवहार व मधुर वाणी सबका मन मोह लेती थी। यही वजह है कि इतने कम उम्र में उसके लिए रिश्ते आने लगे थे। पर वह अपने 4 भाइयों को और 4 भाई की इकलौती बहन थी। सबकी लाडली थी, पढ़ना चाहती थी, पर समस्या यह थी कि 8वीं के बाद उसे 3 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता था। भाई सब बाहर चले गए थे। उसके साथ की सहेलियां के भी विवाह हो चुका था। किसी तरह माँ को मना लिया आगे की पढ़ाई के लिए। पिता तो पहले से ही उसकी पढ़ाई के लिए तैयार थे। जुलाई से उसने 9वीं कक्षा के लिए पूरन से प्रेमनगर जाने लगी, जो एक कस्बा था। कॉलेज भी बहुत खुल गया था। जब वह जाती तो एक तालाब पड़ता था, जहाँ पीपल के पेड़ पर अस्थियां लटकाए रखी थी, जिससे देखकर नूपुर बहुत भय से कांपने लगती। हवा के झोंके से पीपल का पेड़ डोलता तो वह और भी भयभीत हो जाती। कोई राहगीरी भी भूले से नहीं दिखते थे। वैसे भी 12 बजे शाम 5 बजे स्कूल का समय रहता था। इस वक्त लोग घर पर या खेत पर रहते। पीपल के पेड़ के सामने शमशान घाट भी था। उसे भय लगता, वह वहां से दौड़कर आगे निकल जाती थी। आगे कुछ दूर पर फिर एक तालाब मिलता, पर वहां जाकर उसे भय नहीं लगता था। पता नहीं क्यों नूपुर को आगे के तालाब के पास ऐसा लगता जैसे यहाँ चहल पहल है भी सुनाई देता, पर कभी भी वह पलटकर नहीं देखती थी। उसका सिद्धांत था पलटकर नहीं देखना। एक रोज उसके पिताजी ने पूछा, बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है? कोई परेशानी तो नहीं? नूपुर ने कहा, कोई दिक्कत नहीं पापा, पर रास्ते में शमशान घाट पड़ता है, बस वही डर लगता है। तो जब भी शमशान घाट से निकलो तो उस जगह को प्रणाम कर लिया करो। कोई चिता जली देखे तो भी हाथ जोड़कर उस मृत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया करो। फिर कोई डर नहीं। या जीवन का सच है मेरे बच्चे, और सबकी मंजिल भी यही। एक दिन तो सभी को यहाँ तक पहुँचना ही रहता है। कभी भयभीत नहीं होना। जो मर चुका उससे क्या भय? हाँ पापा, आप सही कह रहे हो। अगले दिन नूपुर फिर स्कूल के लिए निकली तो शमशान घाट पर चिता धू धू कर जल रही थी। वह रुकी और प्रणाम की। वह सोचने लगी, पापा ने सच ही कहा, आज मुझे कोई डर नहीं लग रहा है। कुछ आधा किलोमीटर आगे बढ़ी तो फिर दूर तालाब मिला। उसके बाद उसके साथ फिर कोई पदचाल की आवाज आने लगी। न जाने क्यों आज इस तालाब के पास उसे थोड़ा भय हुआ, क्योंकि यह एक सुनसान रास्ता था। गांव को सड़क से जोड़ने वाली कच्ची राह, जहां मुश्किल से भी कोई राहगीरी नहीं दिखते थे। पर पढ़ने के लिए कुछ कष्ट तो उठाना पड़ेगा। आखिर पीछे वाले तालाब की तरह यह भी वहम ही लगा। अपना मन मजबूत कर लो, आगे बढ़ गई। 9वीं से 10वीं तक पहुंच गई। 16 वर्ष में नूपुर और भी खूबसूरत दिखने लगी थी। जब भी वह स्कूल जाती अपने आसपास किसी को महसूस करती थी। 10वीं का अंतिम पेपर दिला वह उस दिन घर लौट रही थी कि तालाब के पास से उसकी नजर अचानक अपनी परछाई पर पड़ी तो चौंक गई। उसकी परछाई के साथ और एक काली परछाई थी। वह दौड़कर घर भाग जाती है और उसे डर की वजह से बुखार आ जाता है। स्वस्थ होने पर वह ननिहाल जाती है तो भूल जाती है काली परछाई के बारे में। फिर उसे लगता है यह वहम ही होगा।
नलिहान में हम उम्र सखियों के साथ पड़ोस के विवाह भी देखती है, जहां एक युवक आया था 22 वर्ष का शंकर बहुत खूबसूरत था। नुपुर उसे अपना दिल दे बैठती है। दोनों पत्र व्यवहार करने का वादा किया। साथ ही नुपुर के 12वीं पास करते ही विवाह करने की कस्में भी खा ली। छुट्टियां खत्म हो गई थी। 11वीं में कला विषय लेकर आगे का पढ़ाई करने वह पुनः प्रेमनगर के स्कूल जाने लगी। जुलाई निकला, वह स्कूल गई। नई बारिश की वजह से कीचड़ हो जाता। सितंबर लगा तो नियमित स्कूल जाना शुरू की। आज जब तालाब के पास पहुंची तो पुनः एक काली परछाई दिखी। नुपुर ने नजरअंदाज किया। वह देखना ही नहीं चाहती थी ताकि उसे डर न लगे। वापस जब आई तो स्कूल के पास से तालाब तक फिर काली परछाई साथ आई। तालाब तक हफ्ते गुजर गई। अब तो उसकी हिम्मत जाती रही। दिसंबर की ठंड, वह स्कूल से लौट रही थी। 5 बजे धूप जा चुकी थी। उसे आश्चर्य हुआ कि इसके बावजूद वह काली परछाई उसके साथ है। उसने गौर किया तो किसी पुरुष की परछाई थी। वह भय से कांपने लगी। पलटकर इधर उधर देखने लगी, पर कोई न था। कौन है? किसकी परछाई है? सामने आओ, कौन हो तुम? तभी एक सुंदर युवक उसके सामने आया। एक तीव्र इत्र गंध वातावरण में फैल गई। डरो नहीं प्रियो, मैं हूँ। कौन हो तुम? मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, बस यही जानो। आगे अगर कुछ भी पूछना है तो मुझे स्वीकार। मेरी शर्त है एक, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। उस युवक के एकाएक सामने आने से नुपुर को लगा होगा कोई मनचला। वह कहती है, हाँ कह देती हूँ, फिर पिताजी से शिकायत कर सब सिखा दूंगी। यह सोचते हुए वह कहती है, अच्छा तुम्हारी शर्त मंजूर है। बोलो अब कौन हो तुम? अपना परिचय दो। क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? कहाँ के हो? अनजाने में नुपुर ने उस युवक को निमंत्रण दे दिया साथ चलने को। वह कहता है, मैं यहीं तालाब में डूब के मरा था। सलीम नाम है मेरा। तुमसे मोहब्बत करता हूँ। जब से तुम इस राह से जा रही हो तब से तुम्हारे साथ स्कूल तक गया, फिर वापस यहाँ तक आता हूँ। जब तुम नहीं आती तो तड़प जाता हूँ। नुपुर ने तुम्हारे साथ रहूँगा या तुम्हें साथ ले जाऊँगा। मैं कोई इंसान नहीं, जिन हूँ। कहते हुए वह हवा में लहराने लगा। नुपुर बेहोश होकर गिर गई। अगले दिन उसे होश आता है तो 2 वर्ष बीत जाता है। वह जिन नुपुर के कभी आसपास तो कभी उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। अब नुपुर के जीवन में बहुत कुछ बदलाव आ गया था। वह खूब विचित्र अद्भुत इत्र लगाती, पहनावे व श्रृंगार करती। वह जिन वैसे उतने तंग नहीं करता था। नुपुर तो जैसे होश में ही नहीं रहती थी। घर में नुपुर का बदलाव स्वभाव तो महसूस हुआ, पर किसी ने नहीं सोचा था कि जिन का साया होगा। इधर शंकर 2 वर्ष से नुपुर का पत्र आने से वह उसके लिए बेचैन हो गया। वह अपने पिता को रिश्ते के लिए भेजता है। शंकर भी मिलने जाना चाहता था, तभी उसकी माँ ने मना कर दिया कि अभी नहीं, अब जब तय हो जाएगा तभी मिलना। शंकर मान जाता है। इधर रिश्ता तय होता है तो वह जिन नुपुर से कहता है कि तुम धोखा दे रही हो मुझे, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम किसी और की नहीं हो सकती। वह नुपुर के शरीर में प्रवेश कर जाता है। पूरे घर में कोहराम मचा जाता है। वह कभी हवा में लहराती तो कभी छत की मुड़ेर पर चलती, कभी पुरुष की आवाज में अटपटाती करती। घर के लोग वैगा होकर देखते तो पता चला कि एक जिन का साया किसी तांत्रिक को दिखाओ। नुपुर के पिताजी को समझ नहीं आता कि क्या करें। तभी शंकर मिलने आता है। उससे कोई कुछ नहीं बताता। वह नुपुर से मिलने जाता है तो उसकी चढ़ाई हुई लाल आंखें तीव्र इत्र की गति से शंकर को बेचैनी होने लगती है। वह कहता है, नुपुर यह क्या है? इतना इत्र कब से लगाने लगी और तबीयत ठीक नहीं है क्या? कहते हुए वह नुपुर के कंधे पर हाथ रखता है कि
एक तीव्र झटका शंकर को लगता है। वह दीवार से टकराता है, सर फूट जाता है। उसके बाद नुपुर बाल बिखेरे हुए शरीर पर सर पटकने लगती है। वह जिन नुपुर के शरीर से बोलता है, धोखेबाज तू सिर्फ मेरी है और किसी की नहीं। मैंने तुझे कभी कोई तकलीफ न दी, पर अब मैं तुझे साथ ले जाऊंगा। कहते हुए नुपुर का शरीर हवा में तैरने लगता है। शंकर नीचे आता है और उसकी हालत देखकर नुपुर के पिताजी क्षमा मांगते हैं। उन्हें यकीन हो जाता है कि अब नुपुर से कोई विवाह नहीं करेगा। वह रोते हुए बैठ जाते हैं। शंकर भी कहाँ हार मानने वाला था। वह किसी अच्छे तांत्रिक को ढूंढने निकल जाता है कि तभी नुपुर का शरीर भी हवा में लहराता। वह बेहोश थी। कमरे में शॉर्ट सर्किट होता है और भयानक आग लग जाती है। शंकर कुछ ही कदम चल पाया था और नुपुर की आत्मा जिस्म छोड़ देती है। वह विचित्र शक्तियों से मुकाबला इंसान के बस का नहीं होता। कोई नहीं जानता कि नुपुर की अचानक मृत्यु कैसे हुई। कुछ दिन बाद एक लड़की माया स्कूल जाने के लिए निकली थी। तालाब के पास एक काली परछाई जिनका फिर से वही साया दिखने लगा। दोस्तों, यह थी एक खौफनाक भूतिया जिन के बारे में। दोस्तों, यह कहानी आप सब लोग को कैसी लगी? अच्छी लगे तो लाइक करें। मिलते हैं ऐसे ही दिल दहला देने वाली किसी दूसरे कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।